बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें। पाकिस्तान की सियासत का ऊँट किस करवट बैठेगा? ऊँट बैठना चाह रहा है आइन और कानून के मुताबिक, जमहूरी असूलों के मुताबिक, जमहूरी रवायात के मुताबिक, लेकिन उसे बैठने नहीं दिया जा रहा। और इसीलिए नहीं बैठने दिया जा रहा कि अगर वो आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान की सियासत का ऊँट बैठ गया तो वो सही बैठेगा और उसके नतीजे में बड़ों बड़ों के छक्के छूट जाएंगे, बड़ों बड़ों के छक्के छूट जाएंगे और वो नजर भी नहीं आएंगे उन इंतखाबात के नतीजे में। इसीलिए उन इंतखाबात को रोकने के लिए और उन इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और हर तरह के जतन किए जा रहे हैं। मुझसे आप लोग बार बार पूछते हैं कि ये बताएं कि कोई उम्मीद की किरण है या नहीं है। आप हमें मुसलसल कह रहे हैं कि अच्छा वक्त आने वाला है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि उम्मीद की किरण बिल्कुल है और उम्मीद पे दुनिया कायम है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा एक दस्तूर है, आइन है, हमारी रवायात हैं, जमहूरियत है, जमहूरी असूल हैं, पाकिस्तान में एक अदालती निज़ाम है। तो ये मुमकिन नहीं है कि एक शख्स या 2-4 शख्स जो हैं वो अपने ज़ाती मफादात के लिए मुस्तकिल बुनियादों पे उस दस्तूर से खेलते रहें और अदालती फैसलों से खेलते रहें और बेतौकीरी करते रहें और अपने इख्तदार और इख्तियार को दवाम देने के लिए वो आइन को पामाल करते रहें और उन्हें कोई पूछेगा नहीं। ये हो नहीं सकता, इसलिए कि साजिशों के ताने बाने तो बुने जा रहे हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। और जो काम जनरल कमर जावेद बाजवा ना कर सके वो काम नून लीग की लीडरशिप, नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब, वो काम मौजूदा आर्मी चीफ से करवाना चाह रहे हैं। और मौजूदा आर्मी चीफ के लिए नून लीग एक इंतहाई खतरनाक किस्म का हनी ट्रैप तैयार करके बैठी है और उस हनी ट्रैप में आर्मी चीफ को लाना चाह रही हैं, क्योंकि इदारा उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा को इदारा ये चाहता है, ये कहता है कि हमें इस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। और नवाज शरीफ साहब तो, मरीम साहिबा तो न सिर्फ ये कि आर्मी चीफ को बल्कि सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को बहुत बुरा भला कहते रहे हैं। और ये कैसे मुमकिन है कि हम उनको बिल्कुल उनसे आंखें चुरा लें और वो जो चाहें करें और उनको मजीद करने का मौका दें। तो ये बुनियादी चीज़ है, एक हनी ट्रैप तैयार किया जा रहा है। उस हनी ट्रैप में देखते हैं कि आते हैं या नहीं, वो क्या है वो मैं आपको डिटेल से इन डिटेल तफसील के साथ आपको बताऊंगा, वो ज़रा सुनिएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि जनाब इमरान खान साहब को, जनाब नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को आउट करते हैं सियासत से। जनरल बाजवा साहब को ये कहते रहे और जनरल बाजवा साहब चुटकी बजा के बताते रहे कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बफजल खुदा अल्लाह ताला का करम होना था, ये नहीं हो सका। और इमरान खान साहब सियासत में भी मौजूद हैं और उनकी जमात भी मौजूद है, सब कुछ कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब डटे हुए हैं। अब कल कौमी असम्बली में एक करारदाद मंजूर की गई और करारदाद मंजूर की गई, उस करारदाद में ये वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये पेश की। किससे मुतालिक थी? ये थी 9 मई, यानी कि फौज की हमायत से मुतालिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की यह करारदाद। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो क्या हैं? वो ऐसी जुबान इस और ऐसे इल्ज़ामात, संगीन इल्ज़ामात फौज पे लगा चुके हैं, फौज बहैसियत इदारे पे लगा चुके हैं कि ऐसे इल्ज़ामात और ऐसी सख्त जुबान और ऐसी बदतमीज़ी वाली जुबान भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी हमारे अफ़वाज पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल नहीं की। जो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब अफ़वाज पाकिस्तान के बारे में, अफ़वाज पाकिस्तान की लीडरशिप के बारे में कौमी असम्बली के अंदर और कौमी असम्बली के बाहर वो जुबान इस्तेमाल कर चुके हैं और वो मुग़ल्लज़ात अफ़वाज पाकिस्तान के बारे में कि मैंने आज तक नहीं सुनी। इवन भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह से भी ऐसे संगीन इल्ज़ामात नहीं सुने जैसे संगीन इल्ज़ामात ख्वाजा आसिफ साहब ने लगाए। लेकिन चूंकि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनको जितवाया था जनरल बाजवा साहब ने, टेलीफोन किया था, हार रहे थे और वो उनके ससुर के भी बहुत करीबी हैं, लिहाजा वो उसी को पॉलिसी को आगे लेके बढ़ रहे हैं। और वजीर दिफा वो क्या फरमाते हैं, अब वो 9 मई के हवाले से करारदाद पेश कर रहे हैं, जो वो कहते हैं कि जी कि एक जमात और उसके कायद ने, क्योंकि इमरान खान साहब का नाम लेने पर पाबंदी है और वो पाबंदी लगाई है हमारे रावलपिंडी के दोस्तों ने और सबको कहा है कि इमरान खान का नाम नहीं लेना, लिहाजा
اس قرارداد میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ عمران خان کا نام نہ آئے تاکہ یہ قرارداد جو ہے یہ خبر ٹی وی پہ بھی چل سکے۔ تو انہوں نے کہا جی ایک جماعت اور اس کے قائد نے 9 مئی کو تمام حدود پار کی، آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ یہ قرارداد پیش کر رہے ہیں جناب خواجہ آصف صاحب، حملوں سے ریاستی اداروں اور ملک کو ناقابل تعافی نقصان پہنچا، آئین اور قانون کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے اور ملزمان کے خلاف کارروائی میں ایک دن کی بھی تاخیر نہ کی جائے، ایک دن کی بھی تاخیر نہ کی جائے۔ بس وہ کہتے ہیں کہ جی آئیں اور ان کی گردن اڑا دیں۔ ان کی جماعت کے کارکن اور رہنما بھی کارروائیوں سے لا تعلقی اختیار کر رہے ہیں۔ شر پسندوں کے خلاف کارروائی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ اب یہ جو بنیادی بات ہے یہ غور سے سنیے گا کہ یہ کہتے ہیں کہ شر پسندوں کے خلاف کارروائی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ اب اصل یہ مسئلہ ہے، یہ سارے مسئلہ اس لائن میں ہے کیونکہ جو بنیادی انسانی حقوق پامال کیے گئے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ 75 سالوں میں 71 میں پامال ہوئے تھے اس طریقے سے انسانی حقوق، اور اب انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں شرپسندوں کے خلاف کارروائی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ اس کا جواب میں آگے جا کے آپ کو دیتا ہوں کہ آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کتنا سنگین ترین پاکستان کو مصیبت میں ڈال دیا ہے اور پاکستان کو کس صف میں لا کھڑا کیا ہے، یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اتنی غیر ذمہ داری کی توقع نہیں تھی۔ دنیا میں فوجی تنصیبات حملہ کرنے کا کارروائی کا اختیار افواج کو حاصل ہے۔ اب وہ مثال دے رہے ہیں کہ جو دنیا میں فوجی تنصیبات حملہ کرنے پر کارروائی کا اختیار فوج کو حاصل ہے۔ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت کارروائی کرتے ہوئے سزائیں دی جائیں۔ اب یہ وہی وزیر دفاع ہیں جو یہ کہتے تھے کہ آرمی چیف کی تقرری کا اختیار بھی ادارے کو دے دینا چاہیے اور خود ہی ادارہ طے کرے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ یہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے فرمودات تھے جب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ، کیونکہ یہ سب سے زیادہ لابی کر رہے تھے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے، اور کیونکہ یہ اس عمل کا حصہ تھے، برج کا رول ادا کر رہے تھے، لہذا یہ بھی ہے۔ اب آگے جا کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں، وہ سن لیجئے گا، بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کس صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ کہتے ہیں وزیر دفاع صاحب کہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایک شخص کا ایجنڈا ملک دشمنی ہے اور شہداء کی یادگاروں کی توہین کوئی پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب یہ سارے نواز شریف صاحب کی تقریریں موجود ہیں، مریم صاحبہ کی تقریریں موجود ہیں، خواجہ آصف صاحب کی اپنی تقریریں موجود ہیں، جس میں نہ انہوں نے 1965 کے شہیدوں کو معاف کیا، نہ 1971 کی جنگ کے شہیدوں کو معاف کیا، نہ کارگل کے شہیدوں کو معاف کیا، بلکہ اور نہ ہی 71 کی شہیدوں کو معاف کیا۔ 71 ہم ہارے، پاکستان 2 لخت ہوا، لیکن جو شہید ہوئے جوان جو ہمارے، ان پہ تو کوئی کوشچن ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن خواجہ آصف صاحب نے 65 کے شہیدوں کو، 71 کے شہیدوں کو، کارگل کے شہیدوں کو، کسی کو بھی معاف نہیں کیا، کسی کو بھی، اور اتنی سخت زبان استعمال کی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ ساری موجود ہے، میں ٹویٹ بھی کر چکا ہوں، کئی دفعہ کر چکا ہوں، وہ سن لیجئے گا۔ تو یہ اب آ گئے ہیں شہیدوں کے، شہداء کے اور افواج پاکستان کے مامے چاچے بن کے آ گئے ہیں، اور جو گالم گلوچ دیتے رہے وہ تو الگ بات ہے۔ جو آج پاکستان میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اب یہ ذرا غور سے سنیے گا کہ کوئی ایسی بات کر سکتا ہے، اور وہ بھی فلور آف دا ہاؤس جو ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ وزیر دفاع کر رہے ہیں، پاکستان کو کس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں؟ انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے، جو خود تسلیم کر رہے ہیں، بہت بڑا ایک چارج شیٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ جو آج پاکستان میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں انہیں غزہ نظر نہیں آتا، یعنی کہ غزہ کے انسانی حقوق کو اپنے انسانی حقوق کے ساتھ ملا دیا، اور جو کچھ غزہ میں ظلم و ستم ہو رہا ہے وہی ظلم و ستم انہوں نے مان لیا کہ ہمارے ہاں ظلم و ستم تو ہو رہا ہے، لیکن عالمی برادری جو ہے وہ ہمارے ظلم و ستم پہ نہ بولے، ادھر کے ظلم و ستم پہ بولے، غزہ والے پہ بولے، ہمیں نہ چھیڑے۔ یہ مان لیا خواجہ آصف صاحب نے اپنی قومی اسمبلی کی تقریر میں، یہ تازہ ترین تقریر ہے، تو اس لیے انسان کو کم بولنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی انسانی، ہاں پھر اگلی بات کیا کہتے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیموں کو مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے مظالم نظر نہیں آتے، یعنی مظالم تو ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مظالم کو چھوڑیں، آپ مقبوضہ کشمیر کے مظالم کی عالمی برادری بات کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے پاکستان کو متنبع کیا ہے، گورنمنٹ کو، کہ جناب یہ جو آپ کر رہے ہیں غیر انسانی سلوک لوگوں کے ساتھ، چادر اور چار دیواری اور خواتین کی بے حرمتی، کپڑے نوچنا، چادر نوچنا، اور پھر عثمان ڈار صاحب کی والدہ، یہی خواجہ آصف صاحب تھے کہ میں معافی مانگوں گا، تو عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔
تو ये अब कह रहे हैं तो और फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच की एक बाकायदा तौर पे पूरी चार्जशीट है पाकिस्तान के खिलाफ इन्हीं इंसानी हकूक के हवाले से 9 मई के बाद, और जो कुछ हुआ जुल्म सितम और जो आज भी हो रहा है। तो अब वो कह रहे हैं कि गजा पे तो आप बोलें, पाकिस्तान पे ना बोलें, मकबूजा कश्मीर पे बोले, हम पे ना बोलें। यानी पाकिस्तान को गजा और मकबूजा कश्मीर के बराबर लाके खड़ा कर दिया वजीर दिफा साहब ने। यह है इनकी असल पे मातम ही करना चाहिए और तो कुछ नहीं करना चाहिए। इंसानी हकूक की तंजीमों को मकबूजा कश्मीर के मजालम नजर नहीं आ रहे। खुद को तरक्की याफ्ता ममालिक कहने वालों ने क्या खुसूसी कवानीन के जरिए सजाएं खत्म नहीं दी। अब अमेरिका और बरतानिया पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बातें कर रहे हैं। 9 मई को 2 सूबों में फौजी तनसीबात पर हमले किए गए, क्या फौजी तनसीबात हमले करने वालों को सजाएं न दी जाएं? 9 मई के मुल्जमान के खिलाफ केसेस मिलिट्री कोर्ट एक्ट के तहत चलाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। हमने कोई नया कानून नहीं बनाया। अब यहाँ पे बात आती है, ये है वो हनी ट्रैप जो कि तैयार किया जा रहा है जनाब आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब के लिए। ये चाहते हैं कि जो काम बाजवा साहब से ना हो सका वो जनाब आसिम मुनीर साहब कर दें, क्योंकि वो है क्या, ये बुनियादी तौर पे इनको ना 9 मई से कोई प्यार है, ना कोई हमदर्दी है, ना 9 मई के वाकयात से है, ना शोहदा से है, ना शोहदा के फैमिली से है, ना फारे पाकिस्तान से है। क्योंकि अगर ये होता तो इनकी पुरानी तकरीरें सुन लें जो इन्होंने की हैं, उसमें जो मिट्टी पलीद इन्होंने की है अफवाज पाकिस्तान और शोहदा की, अल्लाह माफ करे, वो कोई और सोच भी नहीं सकता, उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस बुनियादी मकसद क्या है, ये आर्मी एक्ट लगा दो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा दो, फौजी अदालतें लगा दो, बुनियादी मकसद क्या है कि जल्दी 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 इमरान खान माइनस हो जाए, जल्दी 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 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कलअदम करार दे दिया जाए। बस ये चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये काम करवाना चाहते हैं। अब चूंकि एक स्टांस ले लिया है जो कि मेरा ख्याल है कि एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है ISPR ने, और ISPR ने एक्सट्रीम पोजीशन लेके जल्दी जल्दी अपना फैसला भी सादर कर दिया कि जनाब ये सब कुछ हो चुका है और उसके बाद बस ये है कि अब तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और फॉर्मेलिटी पूरी करके इमरान खान साहब को सजा सुना देनी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके जो माउथ पीस हैं, माउथ पीस और इनके जो लाइक माइंडेड हैं जिनको ये ब्रीफ किया जा चुका है, ये वो कह रहे हैं कि फॉर्मेलिटी होनी है जी, फॉर्मेलिटी हो गई तो बात खत्म हो जाएगी और ये काम ये कजिया खत्म हो जाएगा। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ये है हनी ट्रैप जो कि तैयार किया जा रहा है। अब अफवाज पाकिस्तान की मर्जी है कि वो इसको GHQ की मर्जी है कि इस हनी ट्रैप में आते हैं या नहीं आते, और क्या ये काफ़ी है, ये क्या सही रास्ता होगा। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, लाहौर हाई कोर्ट बार और वकला तंजीमें सब की सब इसको मुस्तरद कर चुकी हैं। चौधरी एतजाज अहमद साहब, लतीफ़ खोसा साहब और 50 जयद वकला इसको मुस्तरद कर चुके हैं कि ये नहीं हो सकता। इसलिए जनाब सोच समझ के आइएगा, सोच समझ के सब कुछ करना है। जबकि इमरान खान साहब ने 2 लफ्ज़ी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इंतज़ार करें, 9 मई के मामला शुरू होने दें, आप ज़रा खामोशी से सिर्फ तमाशा देखते जाएं और जब ये 9 मई अनफोल्ड होगा तब पता चलेगा इसके पीछे क्या है। क्योंकि अब तक तो यही हो रहा है कि 9 मई को बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया गया और उसके बतन से एक नई सियासी जमात मारज़ वजूद में लाई गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहा है वो बरी-उज़्ज़िम्मा करार पाता है और जो नहीं करता वो सारे के सारे जेलों में पड़े हैं। सेनेटर एजाज चौधरी हैं, आलिया हमजा हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, अली मोहम्मद खान हैं, शहरियार अफरीदी हैं, उमर सरफराज चीमा हैं और दीगर खवातीन और हजरात हैं जो कि अंदर जेलों में मौजूद हैं और गल सड़ रहे हैं। ये है सिचुएशन। तो काफ़ी मुश्किल में डाल दिया है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी और अफवाज पाकिस्तान को भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।